हुआ था। लेकिन अभी भी कई रियासतें सरकार से संघर्ष में जुटी हुई थीं। इन रियासतों में आजाद भारत के साथ बगावत करने वाली पहली रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी का नए राष्ट्र पाकिस्तान में शामिल होने का मंसूबा था। जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका दूर दूर तक पाकिस्तानी सरजमी से कोई संबंध नहीं था, और भारत अपना ऐतिहासिक शहर गंवाए ये तो नामुमकिन था। 24 अक्टूबर 1947 को सदर्न कमान के सिपाहियों ने जूनागढ़ में नाकाबंदी कर दी। नौसेना ने समुद्र के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस नाकाबंदी की दहशत इतनी थी कि दूसरे ही दिन नवाब अपने पूरे परिवार के साथ कराची भाग गया। भारत सरकार ने फिर यह फैसला जूनागढ़ वासियों पर छोड़ दिया कि उन्हें किस देश का हिस्सा बनना है। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि 99% से ज्यादा लोगों ने भारतीय संविधान को अपनाना चाहा, और आखिरकार जूनागढ़ आजाद भारत का हिस्सा बन गया। ठीक जूनागढ़ की तरह हैदराबाद रियासत ने भी भारत में शामिल होने से इनकार किया। हैदराबाद का निजाम ओस्मान अली खान अपनी सेना और पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा था। समुद्र के रास्ते हैदराबाद में हथियार आने शुरू हो गए थे। अब हैदराबाद की इस समस्या को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया था। कुछ ही दिनों में ऑपरेशन पोलो जारी कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी संभाली लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी ने। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद को पूर्व और पश्चिम से घेर लिया। युद्ध छिड़ गया। अगले 4 दिनों में 1300 से भी ज्यादा विद्रोही सिपाहियों को भारतीय जाबाजों ने मौत के घाट उतार दिया। सदर्न कमांड की कार्यकुशलता से 24 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बन गया। आजादी के बाद रियासतों के आंतरिक विद्रोह को तो मैंने जड़ से मिटा दिया, लेकिन अभी भी भारतीय सरजमी पर कुछ विदेशी ताकतें मौजूद थी। पुर्तगाली घुसपैठियों ने गोवा छोड़ जाने से साफ इनकार किया था। देखते ही देखते गोवा स्वतंत्र संग्राम की चिंगारी ने भीषण अग्नि स्वरूप धारण कर लिया। पुर्तगाली सरकार की हिंसा और अन्यायी हरकतें किसी भी समझौते के पार जा चुकी थी। अंत में भारत सरकार ने गोवा मुक्ति के लिए शस्त्र उठाने का फैसला किया, और 17 सितंबर 1961 को जन्म हुआ ऑपरेशन विजय का। लेफ्टिनेंट जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में इस मिशन की नींव रखी गई। सदर्न कमांड के मेजर जनरल के.पी. चंदेत ने अपने सेनानियों के साथ गोवा को चारों दिशाओं से घेरा और गोवा मुक्ति का ऐलान कर दिया। भारतीय सिपाहियों से दो हाथ करने के बजाय पुर्तगाली फौज ने अपनी जान बचाकर भागना ही ठीक समझा, और सिर्फ 36 घंटों में उन्होंने समर्पण कर दिया। भारतीय सरजमी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। आजाद भारत जहां एक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने हित संबंध स्थापित करने की कोशिश में जुटा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। साल था 1965। दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान, जो प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध है, ऐसे रन ऑफ कच्छ पर पाकिस्तान की नजर थी। वहां के उत्तरी हिस्से पर दावा कर पाकिस्तान ने कच्छ में घुसपैठ शुरू कर दी, और मौका देखकर हमारी सरदार पोस्ट पर हमला बोल दिया। 6 दिन चले इस घमासान युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। मेजर जनरल पी.ओ. डूल के कुशल नेतृत्व में मेरे जवानों ने दुश्मन के इरादों को चकनाचूर कर हमारी भूमि के हर एक इंच पर दोबारा कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। मेजर एस के माथुर के इस युद्ध में दिखाए शौर्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सूरमा
विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के उन जाबाज 120 योद्धाओं की, जिन्होंने 4 दिसंबर 1971 की रात राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से पीछे हटने से इनकार कर दिया। लोंगेवाला की ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई 1971 की जंग का रुख मोड़ने वाली थी। उस रात पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में टैंक्स के साथ लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रही थी। पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी लोंगेवाला में तैनात थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी उस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सेना मुख्यालय से संपर्क किया और अतिरिक्त बल की मांग की। रात का वक्त था। अगले 6 घंटों तक लोंगेवाला में मदद पहुंचना नामुमकिन था। मुख्यालय ने मेजर चांदपुरी को 2 विकल्प दिए। एक, उनकी अल्फा कंपनी अपनी पूरी ताकत से सुबह तक हमला रोकने की कोशिश करे या फिर पीछे हटकर रामगढ़ चली जाए। अल्फा कंपनी पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के किसी भी जवान के लिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। दुश्मन का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने एंटी टैंक माइंस का जाल बिछाया और एंटी टैंक गन्स तैनात कर दी थी। रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तोपों ने गोले दागने शुरू किए। पूरे 45 पाकिस्तानी टैंक तेजी से लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। जाबाज भारतीय जवानों ने अच्छी पोजीशन लेकर पाकिस्तानी टैंक्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बिछाए गए एंटी टैंक माइंस की वजह से 2 टैंक बर्बाद हो गए। देखते ही देखते बाकी पाकिस्तानी टैंक्स भी तबाह होने लगे। हमारे 120 जवानों ने दुश्मन के भारी आक्रमण को रोक डाला। सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तानी टैंक्स पर बम की बारिश होने लगी। वायुसेना के हमले से पाकिस्तानी घबरा गए और पीठ दिखाकर भागने लगे। उस रात पाकिस्तान के 22 टैंक हमारी तरफ से तहस नहस हुए। उनके कुछ अवशेष आज भी लोंगेवाला संग्रहालय में रखे हैं। अपने युद्ध कौशल के लिए कंपनी कमांडर मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के महज 120 जाबाजों ने बिना पीछे हटे दुश्मन का सामना करने का निर्णय लिया और एक महान जीत इतिहास में दर्ज की। मुझसे न कभी वो कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित्य रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, पर खुद विपत्ति पर छाते हैं, पर खुद विपत्ति पर छाते हैं। सदियों से भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत करती आ रही है। भारतीय फौज द्वारा 1987 में श्रीलंका की जमीन पर की गई कार्रवाई इसी आदर्श को दर्शाती है। श्रीलंका में आंतरिक विवादों के कारण एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के विद्रोहियों ने पूरे देश में उथल-पुथल मचा रखी थी। श्रीलंका सरकार इस समस्या से निपटने में असमर्थ थी और इसलिए उन्होंने भारत सरकार को मदद का आह्वान किया। इस समस्या से निपटने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी RPKF को चेन्नई से भेजा गया। RPKF का सबसे पहला उद्देश्य था श्रीलंका में चल रही हिंसा का जल्द से जल्द अंत करना और श्रीलंका में शांति प्रस्थापित करना, जिसके लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन जारी किया गया। 25 नवंबर 1987 को RPKF की एक टुकड़ी को LTTE ने चारों दिशाओं से घेरकर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। इस घेराबंदी को तोड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बिना कोई समय बर्बाद किए इस टुकड़ी के कमांडर मेजर रामास्वामी परमेश्वरन दुश्मन पर टूट पड़े। चारों ओर से चलने वाली गोलियों का अकेले जवाब
साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके बलिदान को याद करते हुए सदर्न कमांड के वॉर मेमोरियल ऑडियो विजुअल रूम को मेजर परमेश्वरन का नाम दिया गया है। ठीक श्रीलंका की तरह मालदीव में भी भारतीय सेना ने 1988 में एक ऑपरेशन को कामयाब किया, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव के राष्ट्रपति श्री गयूम का तख्ता पलट करते हुए 500 आतंकवादियों ने मालदीव को अपने काबू में कर लिया था। भारत सरकार ने अपने मित्र राष्ट्र की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और मिशन को अंजाम देने के लिए पैरा रेजिमेंट को यह जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय वायुदल के IL-76 हवाई जहाज आगरा से मालदीव की ओर निकल पड़े। ऑपरेशन कैक्टस की पूरी प्लानिंग आगरा से मालदीव के सफर में ही की गई। भारतीय सेना ने जल्द ही मालदीव एयर स्टेशन को आतंकवादियों की पकड़ से मुक्त कर दिया। एक ओर आतंकवादियों ने सरेंडर किया, लेकिन दूसरी ओर उनमें से 60 आतंकवादी कुछ आम नागरिकों को बंदी बनाकर समुद्री मार्ग से भाग रहे थे। वायुसेना और थल सेना के बाद अब समय आ गया था भारतीय नौसेना को अपना करिश्मा दिखाने का। INS गोदावरी और INS बेटवा ने आतंकवादियों को पकड़ते हुए कई मासूमों की जान बचाई। भारतीय सेना के तीनों दलों के सुनहरे संगम को देख पूरा विश्व अचंभित हो गया था। ऑपरेशन कैक्टस सदर्न कमांड के ट्राई सर्विस नेचर को बड़ी शान से अधोरेखित करता है। पिछली सदी के अंतिम वर्षों में सदर्न कमांड को 100 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन यह समय जश्न मनाने का नहीं था। कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण LOC के पास तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को रोकने के लिए कारगिल के ऊंचे पर्वतीय इलाकों से युद्ध का ऐलान किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर एक शानदार जीत हासिल की। किसी भी हालत में हमारे जाबाजों ने कारगिल में तिरंगे को डगमगाने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए 527 हिंदुस्तानी वीर शहीद हो गए। इन शहीदों में एक नाम ऐसा है जिनकी वीर गाथा आज भी हर भारतवासी की जुबान पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कैप्टन विक्रम बत्रा की। भारतीय सेना ने कारगिल की चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। पॉइंट 4875 पीक को कब्जे में लेने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा और उनके साथियों पर सौंपी गई थी। युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों को ग्रेनेड देकर मिशन को अंजाम देते रहे। कैप्टन बत्रा और उनके बहादुर साथियों ने एक असंभव मिशन को संभव कर दिखलाया। उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कारगिल की भूमि पर करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध का 26 जुलाई 1999 को हुआ। हर भारतीय नागरिक इस जीत पर गर्व महसूस कर रहा था। आने वाली सदी में यह जीत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। हर साल हमारे शहीदों को याद करते हुए पूरा देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। जहां एक तरफ 26 जुलाई की तारीख देश में गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर एक और 26 तारीख शोक, दुख और मातम से भरी हुई है। ये खौफनाक दिन है 26 नवंबर 2008। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों की माया नगरी, ये कभी न रुकने वाला शहर 26 नवंबर की उस रात पूरी तरह से थम गया था। एक तरफ बेरहमी से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और दूसरी तरफ बेकसूर जाने जा रहे थे।
मुंबई पुलिस और भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो लॉन्च किया। इस दौरान ताजमहल पैलेस होटल आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का मैदान बन गया था। भीषण नरसंहार के बीच मार्कोस और एनएसजी कमांडोज ने बाजी अपने हाथ में ले ली। निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए गोलियों और ग्रेनेड की बौछार के बीच कमांडोज ने ताज होटल में प्रवेश किया। हर कठिनाई को पार कर उन्होंने लोगों को रिहा करा दिया। एनएसजी की इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। अपने साथियों को बचाने के लिए मेजर संदीप ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका ये बलिदान उनके साथियों ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। एनएसजी के कमांडोज ने लश्कर तैयबा के 9 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इंडियन आर्मी ने 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक द्वारा यह साबित कर दिया कि अपनी एब्सोल्यूट एंड टोटल इंटॉलरेंस टू टेररिज्म की भूमिका पर भारत डट कर खड़ा है। आज आजादी के 75 साल बाद एक नई सोच, एक नई पहचान, एक नया भारत आकार ले रहा है। अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदलकर एक अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन की शुरुआत होती है आत्मनिर्भरता से। 2022 में नई दिल्ली के लाल किले में मनाए गए 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान देश के इतिहास में पहली बार औपचारिक 21 तोपों की सलामी के लिए मेड इन इंडिया एटैक्स तोप का इस्तेमाल हुआ। आसमान में हुई इन तोपों की दहाड़ एक नए भारत के आगाज का ऐलान करने वाली थी। 2014 के बाद भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है। भारत आज अपने लिए फाइटर प्लेन, टैंक्स और सबमरीन्स बनाने की क्षमता रखता है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन धनुष से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस तक सभी हथियार भारतीय सीमाओं के भीतर विकसित हो रहे हैं। लड़ाकू विमान तेजस, स्वाति हथियार लोकेटिंग रेडार और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की निर्मित भारत की तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। रीजनल टेक्निकल नोड यानी आरटीए सदर्न कमांड क्षेत्र में स्वदेशीकरण प्रयासों का एक बहुत बड़ा आधार रहा है। सदर्न कमांड ने प्राइवेट सेक्टर्स के साथ स्थापित की इस साझेदारी ने एक अभूतपूर्व पहल की नींव रखी है, जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जिसके तहत हम विशेष अतिरिक्त उपकरणों यानी स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर पा रहे हैं। आज 3D प्रिंटिंग, मानव रहित ग्राउंड वाहन, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई और थर्मल इमेजिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को हम अपना रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने स्वदेशीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए और सक्षम युवाओं को तराशने के लिए परिवर्तनकारी अग्निपथ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में शामिल होने वाले उमंग, उत्साह और जोश से भरे युवा अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के लिए एक प्रगतिशील पड़ाव है। जिस देश के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा हो, उस देश में जाबाज महिला सैनिक होना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। भारतीय सेना में महिलाओं का शामिल होना इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सेना की सभी शाखाओं में महिला अधिकारी आज एक अहम भूमिका निभा रही हैं। 2022 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार महिला कैडेट्स के लिए खुल गए हैं। 2023 के जनवरी में कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी और इसी साल 5 बहादुर महिला ऑफिसर्स रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण फाइटिंग आर्म रेजिमेंट है। ये सारी असाधारण महिलाएं
भारतीय सेना में मौजूद नारी शक्ति का प्रतीक हैं। देश सुरक्षा कार्य के अलावा HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की ओर से सदर्न कमांड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भुज भूकंप के दौरान मेरे जवानों ने कुशलतापूर्वक रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की और प्रभावित लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन का महत्वपूर्ण काम किया। जब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बेंगलुरु और चेन्नई में तबाही मचाने वाली विनाशकारी बाढ़ आई, तब सदर्न कमांड के सैनिकों ने निडर होकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई है। देश सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी सेना अग्रसर है। सदर्न कमांड ने स्थानीय समुदाय, पर्यावरण संगठन और सरकारी एजेंसी से गठबंधन बनाया है। वृक्षारोपण, परिवेश की साफ सफाई और उसका सुशोभीकरण जैसे काम हम संयुक्त प्रयासों से कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी शहर में मौजूद कैंटोनमेंट्स उस शहर के लंग्स होते हैं। इसलिए हम आर्मी कैंटोनमेंट्स में वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस अभियान को केवल सैन्य क्षेत्रों तक ही सीमित न रखते हुए हमने आम नागरिकों की सहायता से वन विभाग, स्कूल्स, महाविद्यालय, प्रादेशिक सेना बटालियंस, सरकारी दफ्तरों तक सभी नागरिक क्षेत्रों में फैलाया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदर्न कमांड की प्रतिबद्धता सीमाओं के और सैन्य अभियानों से परे है। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत की परिकल्पना करते हुए अमृतकाल का विजन देश के सामने रखा। अमृतकाल का यह विजन एक सशक्त अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करेगा। आने वाले 25 सालों के लिए यानी 2047 तक देश विकास का एक नया रोड मैप सरकार द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य में सदर्न कमांड एक अहम भूमिका निभाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के कारण कई महत्वपूर्ण योजनाएं साल 2023 में उभर आई हैं। इनमें से और एक है मिशन अमृत सरोवर, जिसका उद्देश्य है देश में जलाशयों का विकास और पुनरुत्थान करना। भावी पीढ़ियों के लिए जल संचयन और संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए अमृत सरोवर मिशन को सदर्न कमांड देश के नागरिकों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सदर्न कमांड विद्यांजलि योजना को लोगों तक पहुंचा रहा है। विद्यांजलि योजना के तहत हमने दक्षिणी भारत में कई गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल मेंटर मेंटी की भूमिका में सक्रिय रूप से शामिल है। इस उपक्रम से शिक्षा का अनुभव और समृद्ध हो रहा है। आज सरकार द्वारा निर्देशित जल सुरक्षा, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जैसे उपक्रमों को समाज के हर हिस्से और गांव में पहुंचाने का बहुमूल्य काम मेरे सेनानी कर रहे हैं। सदर्न कमांड के लिए राष्ट्र निर्माण का मतलब केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि हमारे मूल्य, संस्कार और सिद्धांतों की बुनियाद मजबूत करना है। ये हमारे लोग, हमारे चरित्र, हमारी संस्कृति और विश्व समुदाय में हमारे कद का निर्माण है। सदर्न कमांड अपनी समृद्ध विरासत और वीर सैनिकों के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना दायित्व पूरी निष्ठा से निभा रहा है। वो कश्मीर की जनता या कच्छ का रेगिस्तान, हर समय देकर बलिदान, राह डटकर खड़ा सदर्न कमांड। जूनागढ़ का नवाब मकरूर